Hello, my dear UPSC aspirants. I welcome you all to the editorial analysis series where we discuss important editorials from The Hindu, Indian Express, and other newspapers. आज के इस editorial analysis में again I have come up with two editorials. One is from The Hindu, which is regarding जो कि हिरोशिमा और नागासाकी पे जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था यूएसए ने उसको 80 years हो गए हैं. सो वी विल डिस्कस अबाउट इट कि क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस थे, आज के टाइम पे क्या कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस है उस न्यूक्लियर अटैक की, एंड व्हाट आर द एथिकल डायमेंशंस एसोसिएटेड विद इट. देन अनदर एडिटोरियल इज ऑन द इंडिया फिलीपींस रिलेशनशिप, क्योंकि अभी फिलीपींस से वहां के जो हेड हैं वो इंडिया विजिट करने वाले हैं, तो कैसे ये हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी बूस्ट कर रहा है, वी विल अंडरस्टैंड दैट. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज एडिटोरियल एनालिसिस. It's 6th of August today. यस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट दिस 80 इयर्स जो हुए हैं हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया. एज यू ऑल नो, जो लोग इसको कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं दे मस्ट बी नोइंग कि इसको हम एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डिस्कस करते हैं. सो द क्वेश्चन ओवर हियर इज कि 80 इयर्स हो चुके हैं हिरोशिमा को, क्या लेसन्स हमने वहां से सीखे हैं एंड व्हाट इज द कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स डिबेट. सो ये जो हिरोशिमा और नागासाकी पे जो अटैक हुआ था ये काफी ज्यादा डेवास्टेटिंग था, और टुडे वी विल डिस्कस कि न्यूक्लियर वेपन्स का यूज, उनके कॉन्सिक्वेंसेस और करंट रेलिवेंस, हमें कहाँ पर फोकस करना चाहिए उनके थ्रेट्स के लिए. बेसिकली हुआ क्या कि जब ये क्या कहते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड बेसिकली इधर से ही हुई थी जब यूएसए ने जाके हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब गिरा दिया था. 6 अगस्त 1945 को ही सुबह 8 बजे के आसपास अमेरिका ने जाके हिरोशिमा पर एटॉमिक बॉम्ब गिराया, और जिसकी वजह से अप्रोक्सीमेटली 70,000 लोगों को इंस्टेंटली उनकी डेथ हो गई. अगले 3 दिन बाद यूएसए फिर नहीं रुका, अगले 3 दिन बाद उसने नागासाकी पर भी दूसरा बॉम्ब गिरा दिया, और उसमें अगेन 40,000 लोगों की तुरंत डेथ हो गई. तो बेसिकली ऑल्दो सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, बट यूएसए अपने आप को दिखाना चाह रहा था कि वो एक सुपर पावर है, इसलिए उसने जाके ऐसा कर दिया. रेडिएशन की वजह से और ज्यादा लोगों की डेथ हुई, और इसके लिए आज भी हिरोशिमा में एक पीस मेमोरियल है जो जापान के लोगों को और पूरे विश्व के लोगों को उस डिस्ट्रक्शन के बारे में याद दिलाता है. जो भी हम वहां से लेसन सीख सकते हैं फ्रॉम 1945 का ये जो क्या कहते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक हुआ, इससे हम क्या क्या चीजें सीख सकते हैं. सो फर्स्ट इज ऑब्वियसली इसके ह्यूमैनिटेरियन कॉज था. तो हम क्या सीख सकते हैं इससे कि न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं उन्हें किसी भी सिचुएशन में बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन लॉस है. दो देशों के बीच में डेफिनेटली उनमें उनके बीच में वॉर हो रही है, बट उसकी वजह से आप सिविलियन कैजुअलिटी नहीं कर सकते हैं. तो जैसे कि जो बॉम्बिंग्स के बाद जो सर्वाइवर्स बचे उन्हें हिबाकुशा कहा गया, और ये लोग जो है न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन का जो एविडेंस है उसका मतलब सबूत बन के खड़े हुए. जापान में हिबाकुशा के स्टेटमेंट्स, स्कूल टेक्स्ट बुक्स एक्सेट्रा इस सब में इंक्लूड किए गए ताकि उनकी जनरेशन को याद रहे कि ये जो न्यूक्लियर थ्रेट है इन सब का कितना ज्यादा बुरा कॉन्सिक्वेंस होता है, कितना ज्यादा डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट होता है. यहाँ पर एक एथिकल डिबेट भी आती है कि क्या इस तरह के वेपन्स को कभी जस्टिफाई हम कर सकते हैं जहां पर आप सिविलियंस को इनडिस्क्रिमिनेटली मार दे, जिन लोगों की उसमें कोई गलती ही नहीं है, ठीक है, आपने बस वहां पर एक बॉम्ब गिराया. सो दिस इज एन एथिकल क्वेश्चन, क्या इस तरह के वेपन्स जस्टिफाइड हैं, एंड दिस मॉरल क्वेश्चन इज इवन रेलिवेंट टुडे एज वेल. Another thing that we can learn from this Hiroshima Nagasaki attack is कि बॉम्बिंग के बाद पूरे ग्लोब को न्यूक्लियर फॉलआउट और रेडिएशन सिकनेस के बारे में नॉलेज मिली. तो बेसिकली हुआ क्या कि जैसे जब वो जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा उसके इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस, काफी लोगों की डेथ हुई, वो तो हुआ ही, लेकिन जो लोग उसके सर्वाइवर्स थे उनको भी मतलब आज तक भी उसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं. तो इसके बारे में मतलब लोगों को और समझ आया. 1945 में फुकुरियु मारू फिशिंग बोट के 23 मेंबर्स न्यूक्लियर टेस्ट के रेडिएशन में फंस गए, और सबको एक्यूट रेडिएशन पॉइजनिंग हुआ. सो काफी ज्यादा इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स भी हमको देखने को मिलते हैं. देन इसके बाद धीमे धीमे कंट्रीज को समझ आया कि हमको इसमें क्या कहते हैं रीस्ट्रेन लाने की जरूरत है, और जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनके नॉन यूज पे जाना है. इंडिया की तो ऑलरेडी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, बट मे बी अगर हमारे यहाँ किसी कंट्री ने किया तो उसके बाद हम रिटेलिएशन में जरूर कुछ करेंगे.
तो डिफरेंट डिफरेंट काफी सारी ट्रीटीज आई हैं इसके लिए, जैसे कि न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो न्यूक्लियर पावर्स तो बढ़ गई है, तो ये सबसे ट्रीटी वगैरह की बात है, इससे इतना कोई अध्ययन कर नहीं रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी बोला कि न्यूक्लियर वेपन यूज वुड जनरली बी कॉन्ट्रारी टू ह्यूमैनिटेरियन लॉ, दो लीगैलिटी रिमेन्स अनडिसाइडेड। इसके चैलेंजेस यही है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो न्यूक्लियर पावर्स है वो तो एक से यूएसए से ज्यादा आप सबके पास है, नॉर्थ कोरिया के पास है, चाइना के पास है, इसराइल के पास है, इंडिया के पास है, पाकिस्तान के पास है। तो मेंबर्स तो इसके बढ़ गए हैं, साथ में और ज्यादा क्या कहते हैं सोफेस्टिकेटेड यूजेबल न्यूक्लियर वेपन्स आ गए। एक इंस्टीट्यूट है सिप्री, ओके। तो सिप्री बता रहे हैं कि ये जो डिफेंस वेपन्स है, सप्लाईज है एक्सेट्रा, ये बढ़ ही रहे हैं, कम तो हो नहीं रहा है। रीजनल टेंशन्स भी बढ़ रही हैं। इनफैक्ट जो नॉर्थ कोरिया में तो हम देखते ही रहते हैं, वहां पे आए दिन न्यूक्लियर टेस्ट चलता रहता है। फिर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में भी इनडायरेक्टली यूज हो रहा है ये। कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस यही है कि स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशंस हमको करने होंगे। लिमिटेड न्यूक्लियर ऑप्शंस आर बीइंग कंसीडर्ड इन वॉर डॉक्ट्रिन्स एक्सेट्रा, जैसे कि टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर रहे हैं। पॉलिटिकल नैरेटिव्स वेयर लाइक पीएम मोदी जो है वो बोल रहे हैं कि इंडिया कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल एज इन, जैसे पाकिस्तान क्या करता है, अभी उसने ये टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान की तरफ से था जिसमें हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। तो यहाँ पर मतलब बाकी देश इंडिया पे बोलते हैं नहीं नहीं आप उस पर अटैक मत कीजिए, मे बी वो न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी, ठीक है। और पाकिस्तान ऐसे न्यूक्लियर ब्लैकमेल करता रहता है। तो पीएम मोदी इस सेइंग कि हम किसी भी तरह के न्यूक्लियर ब्लैकमेल में नहीं आएंगे। इंडिया का सिंपल है कि हमारी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, और जो कि एक न्यूक्लियर एथिक्स का एग्जाम्पल भी है। यहाँ पर इससे कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस ये भी है कि कुछ रिस्क हो सकते हैं रिगार्डिंग मिस कैलकुलेशन एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल 1954 में जो कासल ब्रेवो टेस्ट हुआ, उसका ईल्ड जितनी एक्सपेक्टेड थी उससे 2 टाइम्स ज्यादा रेडिएशन था, जो कि काफी दूर तक गया। और इससे दिखता है कि अगर एक छोटी सी मिस कैलकुलेशन कितनी बड़ी ट्रेजेडी बन सकती है रिगार्डिंग न्यूक्लियर वेपन्स एक्सेट्रा। इसके एथिकल डायमेंशन यही है, टेक्नोलॉजी वर्सेस ह्यूमैनिटी। एक तरफ आप टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस ह्यूमैनिटी के लिए क्या होंगे, जहां पर एक न्यूक्लियर वेपन पूरे के पूरे शहर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो द क्वेश्चन इज कि क्या क्या सिर्फ डेटरेंस के लिए हम ऐसे वेपन्स को जस्टिफाई कर सकते हैं? फिर सर्वाइवर्स के लिए क्या आप जस्टिस करेंगे? जैसे कि हिबा कुशा की कहानियां डिसआर्मामेंट को मॉरली स्ट्रांग बनाती हैं। और हमने नोबेल पीस प्राइज भी दिया था 2017 में, इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स। और ये इस ग्लोबल जो मॉरल मूवमेंट चल रहा है रिगार्डिंग न्यूक्लियर वेपन्स को कम यूज करने का, उसका एक सही एग्जाम्पल है। वे फॉरवर्ड यही रहेगा कि आप ट्रीटीज को और ज्यादा स्ट्रेंथन कीजिए। सभी लोग मिल के आके यूनिवर्सली सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो न्यूक्लियर वेपन्स डिस्ट्रॉय करेंगे या नहीं यूज करेंगे, जो भी चीजें हैं। एक यूनिवर्सल कंसेंसस होना चाहिए इस पे। ग्लोबल अवेयरनेस जहाँ पे आप सर्वाइवर्स और इन सब चीजों से, जैसे कि जापान में वो लोग अपनी टेक्स्ट बुक में इंक्लूड कर रहे हैं, ये करना चाहिए। डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स और एक एथिकल फ्रेमवर्क डेवलप होना चाहिए। सो एट लास्ट आई वुड जस्ट से कि यहाँ पर चाहे ये जो हिरोशिमा की ट्रेजेडी है इसको 80 साल हो चुके हैं, लेकिन एक चीज हमें हमेशा याद रखनी है कि न्यूक्लियर वॉर के जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो अनइमेजिनेबल होता है। सो अगर हमें इन चीजों से बचना है तो एक एथिकल रीस्ट्रेन मेंटेन करना पड़ेगा। क्योंकि वी कैन सी कि अगर एक आप इस तरह की आप क्या कहते हैं मिस कैलकुलेशन होगी, या इस तरह से आप एकदम से एग्रेसिव हो जाएंगे, तो उसका ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। So this was all about the editorial regarding 80 years of Hiroshima Nagasaki। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसको लाइक कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल की तरह एथिक्स में यूज कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन लिंक होके एथिक्स में ही आ सकता है, मुझे जितना लग रहा है। नेक्स्ट इज अ बूस्ट टू इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो वहां के जो प्रेसिडेंट है फर्दिनांड मार्कोस, फर्स्ट स्टेट विजिट टू इंडिया, की मोमेंट है ये 75 ईयर ऑफ इंडिया फिलीपीन पार्टनरशिप। तो यहाँ पर इसको क्वेश्चन के फॉर्म में हम देखते हैं, वेयर वी हैव टू एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया फिलीपींस रिलेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस डिस्कस करेंगे इन मल्टीपल डोमेन्स। सो यहाँ पर अगर हम इसका रीसेंट कॉन्टेक्स्ट देखें, बेसिकली जैसे कि अभी हमने ऑलरेडी देखा कि वहां के जो प्रेसिडेंट है वो अभी विजिट करेंगे इंडिया 4 से 8 अगस्त के बीच में। तो ये 75th एनिवर्सरी मार्क कर रहा है इंडिया फिलीपीन डिप्लोमेटिक रिलेशंस के। दिस विजिट फॉलोज द फर्स्ट एवर जॉइंट इंडिया फिलीपींस नेवल ऑपरेशन इन द साउथ चाइना सी एंड लैंडमार्क्स 36 एंड द लैंडमार्क 375
मिलियन डॉलर ब्रह्मोस मिसाइल डील। तो ब्रह्मोस मिसाइल की डील हो रही है। ज्वाइंट इंडिया फिलीपींस नेवल ऑपरेशन हो रहे हैं, और फिलीपींस हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है विद रेस्पेक्ट टू आर एक्ट ईस्ट पॉलिसी। मेजर बूस्ट देगा इंडिया के। तो ये एक्ट ईस्ट मैं आप लोगों को काफी बार बता चुकी हूँ। अब अगर आपको याद नहीं है तो आपको खुद से रिविजिट करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है। Let us discuss the evolution of India-Philippines relationship. So, if we talk about the evolution of India-Philippines relationship, डिप्लोमेटिक टाइज हमारे 1949 में स्टैब्लिश हुए। 1952 में हमने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की। फिर 1990 में क्या कहते हैं, हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए, लो ईस्ट पॉलिसी लेकर आए। 2014 से और ज्यादा हमने इंप्रूव किया टुवर्ड्स बिल्डिंग रिलेशनशिप विद कंट्रीज इन द ईस्ट ऑफ इंडिया। और फिर हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी लेके आए अंडर आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अभी हाल में अब हम ब्रह्मोस डील, ज्वाइंट स्टेटमेंट एक्सेट्रा ये सब साइन कर रहे हैं। सिग्निफिकेंस अक्रॉस मल्टीपल डोमेन्स, तो जैसे कि अगर हम पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक की बात करें तो क्योंकि फिलीपींस जो है वो काफी ज्यादा प्राइमरीली लोकेटेड है इन द साउथ चाइना सी, इन द इंडियन ओशियन, तो वहां पर इंडिया का ये स्ट्रैटेजिक मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सेट्रा ये सब इंप्रूव करेगा, स्ट्रेंथन करेगा इंडिया का रोल इन इंडो पैसिफिक। शेयर्ड कंसर्न्स है दोनों ही कंट्रीज के ओवर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, क्योंकि जहां पर चाइना बार बार आके अपना डोमिनेंस दिखाता है तो दोनों कंट्रीज साथ में मिलकर डील कर सकते हैं। जैसे कि फिलीपींस इंडिया जॉइंट स्टेटमेंट था ईस्ट एशिया समिट में, जहां पर दोनों ने साथ मिलकर बोला कि वी शुड वर्क टुवर्ड्स अ रूल बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर। देन इकोनॉमिकली भी अगर दोनों कंट्रीज के रिलेशंस बढ़ेंगे तो काफी ज्यादा ट्रेड इंप्रूव होगा, लोग इधर से उधर आएंगे जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। बायलेटरल ट्रेड ऑलरेडी $3 बिलियन क्रॉस कर चुका है। इंडिया फार्मास्यूटिकल्स, आईटी सर्विसेज ये सब एक्सपोर्ट करता है। पोटेंशियल है डिजिटल इकोनॉमी और स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेशन में भी। सिक्योरिटी और डिफेंस में भी हम कोलैबोरेट कर रहे हैं, नेवल एक्सरसाइज हो रही है, मिसाइल्स वगैरह में डील साइन कर रहे हैं एक्सेट्रा, ज्वाइंट पेट्रोल्स हो रहे हैं। देन एक इमर्जिंग डोमेन है एनवायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट, स्पेशली ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, और दोनों ही कंट्रीज क्योंकि इंडियन ओशन के अराउंड लोकेटेड है तो शेयर्ड इंटरेस्ट है विद रेस्पेक्ट टू एनवायरमेंट ऑल्सो, क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सेट्रा। तो दोनों ही साइक्लोन्स क्लाइमेट चेंज से वल्नरेबल है, तो साथ में कोलैबोरेट कर सकते हैं अंडर कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। दोनों कंट्रीज के कॉमन गोल्स हैं इन ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक एशियान, ईस्ट एशिया समिट, यूएन। दोनों ही डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लोकेशन सेम है, ज्योग्राफी सेम है, तो इंटरेस्ट उनके सेम होते तो एक साथ अपनी बात रख सकते हैं जाकर। चैलेंजेस, एक तो चाइना फैक्टर है जहाँ पे फिलीपींस की इकोनॉमिक डिपेंडेंस है चाइना पे, जिसकी वजह से उसकी पॉलिसी स्पेस जो है वो लिमिट हो जाती है। मैरीटाइम सिक्योरिटी रिस्क है फिलीपींस को भी, एस्केलेशन ऑफ साउथ चाइना सी डिस्प्यूट्स एक्सेट्रा। ट्रेड इम्बैलेंस है क्योंकि इंडिया ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है तो एक बैलेंस ट्रेड की जरूरत है, और कनेक्टिविटी इश्यूज है ड्यू टू लिमिटेड डायरेक्ट शिपिंग एंड फ्लाइट रूट्स। नाउ द गवर्नमेंट हैज वर्क टुवर्ड्स इट लाइक एक्ट ईस्ट पॉलिसी, डिफेंस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट और एशियान इंडिया प्लान ऑफ एक्शन है हमारे पास। अल्टीमेटली इसको आप कंक्लूड कर सकते हो, जो कि आईआर के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप जो हमारे क्या कहते हैं फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या किसी दूसरी कंट्री के जो डिग्निटरीज हैं उनके स्टेटमेंट से आप इस तरह की चीजें कंक्लूड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है उन्होंने बोला है कि इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इट इज ऑल अबाउट कि हम एक स्टेबल, सिक्योर और मल्टीपोलर इंडो पैसिफिक बनाए, जहाँ पे पार्टनरशिप्स जो हैं दैट आर बिल्ट ऑन ट्रस्ट एंड शेयर्ड इंटरेस्ट। अब आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप फिलीपींस की लोकेशन देखिए, देखिए कि वो उसके आसपास कौन सी सीज हैं, कौन से माउंटेन्स हैं, कौन से ओशियंस हैं, कौन सी कंट्रीज हैं। तो ये आपका एक होमवर्क होना चाहिए जहाँ पे आज आप फिलीपींस को थोड़ा सा उसकी ज्योग्राफी को एक्सप्लोर करें। So I hope you all like this video. Do let me know if anything else that can be done to improve this. I'm always open to any feedback, and thank you for watching this.